आप सोचिए कि कभी लैंडस्लाइड जब होती है इन जनरल, हम आज भी अगर लैंडस्लाइड होते हुए देखते हैं और जो मलबा जो मक है उसका ढेर के ऊपर अगर आप किसी सभ्यता को या किसी भी मैन ड्वेलिंग स्ट्रक्चर्स को आप बनाते हैं तो वो कभी भी स्टेबल नहीं रह सकते। जब 50 साल पहले एक एक्सपर्ट बॉडी ने रिकमेंड किया है कि इस जगह पे इस तरह की हैवी इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप्स नहीं होने चाहिए, तब भी हमने वहाँ पे आईटीबीपी के सेंटर्स बना लिए, तभी हमने आर्मी के बड़े सेंटर्स वहाँ पे बना लिए, तभी वहाँ पे हमने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ओपनिंग्स अपने स्ट्रक्चर्स बना लिए। बट अगर सरकार के पास साइंटिफिक रिकमेंडेशंस थी तो सरकार को ये चाहिए था कि उन साइंटिफिक रिकमेंडेशन का संज्ञान ले, उन पे असेसमेंट करे, समझे क्या किया जा सकता है, उसके लिए लोकल एक्सपर्ट्स को, लोकल बॉडीज को इन्वॉल्व करे और फिर एक राय बना करके उस पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को लाया जाए। हमारी दृष्टि में विकास जो है एक मिट्टी के मकान को तोड़ करके कंक्रीट का, सीमेंट, पत्थर का मकान बनाना हमारे लिए विकास है। आज हमारे साथ है आइडियल फाउंडेशन, जो कि जोशीमठ में बहुत ही जुझारू रूप से इस वक्त काम कर रही है, उसके फाउंडर जो कि क्लाइमेट चेंज रिसर्चर भी हैं और एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, आयुष जोशी। वेलकम आयुष, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आयुष, ये जो सब अभी हम जोशीमठ में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जोशीमठ की एक बहुत ही रिच हेरिटेज भी रहा है, तो उसके बारे में आप हमें बताना चाहोगे कि क्या कुछ हिस्ट्री रही है जोशीमठ की? देखिए, 6-7 सेंचुरी में हमारी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेज और आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट जो हमें बताती है कि 6-7 सेंचुरी में आदि शंकराचार्य उत्तराखंड या इस क्षेत्र में आए, उसी समय से इन सब गाँवों की, इन सब नगरों की स्थापना की गई और तभी बद्रीनाथ धाम की भी स्थापना की गई। उसके आसपास कई मंदिर, मठ बनाए गए, मंदिरों के कई सारे व्यवस्थाएं बनाई गई जी। कई सारे ब्राह्मण्स को लाया गया उन मंदिरों की पूजा करने के लिए। कुछ जगहों पे गौड़ ब्राह्मण्स को लाया गया जो कि बंगाल के क्षेत्र से आते थे और फिर इनको बसाया गया, एंड दैट्स हाउ ये सभ्यता वहाँ से चलनी स्टार्ट हुई। तो जो हिस्टोरिक एविडेंसेस बताते हैं कि ये सभ्यताएँ जोशीमठ और उसके इर्द गिर्द और कई क्षेत्रों में, उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में जो है 7वीं शताब्दी के आसपास सभ्यताएं बसनी स्टार्ट हुई। ओके। अच्छा आयुष, ये तो बात हुई जोशीमठ की हिस्ट्री की, लेकिन जब आज जोशीमठ की इतनी ज़्यादा बात हो रही है, साथ ही साथ ये भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये आज की गलती नहीं है, ये बहुत पुरानी गलती है, ये भी कहा जा रहा है और रेफरेंस बार बार दिया जा रहा है एक मिश्रा कमेटी का जो 1964 में गठित हुई है। तो क्या उस कमेटी में हुआ और क्या खुलासा हुआ जिसकी वजह से आज हम ये वक्त जोशीमठ में देख रहे हैं? प्लीज़ हमें बताइएगा आयुष। देखिए, 1964 में उस समय जो गढ़वाल कमिश्नर हुआ करते थे वो मिस्टर मिश्रा हुआ करते थे, तो उनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी क्यों बनाई गई उसका भी एक बहुत जनरल लॉजिकल रीज़न है, वो ये है कि आसपास के क्षेत्रों में जोशीमठ के इर्द गिर्द काफ़ी सारी लैंडस्लाइड्स हो रही थी जी। तो इसका अध्ययन के लिए, इनको समझने के लिए कि इतनी लैंडस्लाइड्स क्यों हो रही है, ये मिश्रा कमेटी बनाई गई। मिश्रा कमेटी के बेसिक रिकमेंडेशंस ये कहते हैं कि भाई ये पूरा, जो कि आज भी जो नए रिसर्चर्स हैं वो भी कुछ नया नहीं कह पा रहे हैं, जियोलॉजिस्ट्स, उन्होंने भी उसी बात को फॉरवर्ड किया है, उसी बात को लिंक करने की कोशिश की है कि ये पूरी जो घाटी है, ये जो जोशीमठ का जो शहर है, ये एक ओल्ड जियोलॉजिकल पास्ट में कोई लैंडस्लाइड हुई थी जिसका रेफरेंस 1939 की एक रिपोर्ट में भी मिलता है कि एक लैंडस्लाइड डिपॉजिट के ऊपर एक शहर को बसाया गया। अब इसमें उनकी एक ये गाइडेंस थी कि भाई जब ये शहर लैंडस्लाइड डिपॉजिट के ऊपर बसा तो लैंडस्लाइड डिपॉजिट जो है अपने आप में एक अनस्टेबल पीस ऑफ लैंड होता है। आप सोचिए कि कभी लैंडस्लाइड जब होती है इन जनरल, हम आज भी अगर लैंडस्लाइड होते हुए देखते हैं और जो मलबा जो मक है उसका ढेर के ऊपर अगर आप किसी सभ्यता को या किसी भी मैन ड्वेलिंग स्ट्रक्चर्स को आप बनाते हैं तो वो कभी भी स्टेबल नहीं रह सकते। उसके बाद जो नीचे, क्योंकि ये सारा एरिया जो है वो वाटर ड्रेन्स हैं इसके आसपास, नेचुरल वाटर ड्रेन्स हैं, उन पानी को निकलने के लिए, निकासी के लिए चैनल्स चाहिए होते हैं जी। जो कि जब वो इस तरह के लैंडस्लाइड रिमेन्स होती हैं तो वो, क्योंकि उसमें कुछ एयर पॉकेट्स होते हैं, कुछ जगहें होती हैं जो खाली होती हैं, तो उन चैनल्स को उन्होंने अपने आप कार्व कर लिया उस वाटर ड्रेनेज ने। तो इस तरह से ये पूरा जो शहर है ये हाईली अनस्टेबल पीस ऑफ लैंड में बसा हुआ है।
तो यही रिकमेंडेशन जो थी मिश्रा कमेटी की भी रिपोर्ट मोटे तौर पे यही कहती है। लेकिन आयुष, जैसे आपने कहा कि जब एक पूरे मलबे पे पूरा शहर बनाया गया तो इतना फॉर ग्रांटेड क्यों लिया गया कि मतलब इतनी वल्नरेबल वो जगह रही है। और ये आज की बात नहीं, जैसे आपने कहा ये 1934 1964 से ये बात चली आ रही है, तो आज 2022-23 में क्यों ये नई सी बात हो गई है और क्यों इतना वल्नरेबल जगह को भी इतना फॉर ग्रांटेड लिया गया? देखिए, इसमें दो बड़े रीजंस रहे। एक बड़ा रीज़न जो लैग था वो गवर्नमेंट की साइड रहा कि जब 50 साल पहले एक एक्सपर्ट बॉडी ने रिकमेंड किया है कि इस जगह पे इस तरह की हैवी इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप्स नहीं होने चाहिए, तब भी हमने वहाँ पे आईटीबीपी के सेंटर्स बना लिए, तभी हमने आर्मी के बड़े सेंटर्स वहाँ पे बना लिए, तभी वहाँ पे हमने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ओपनिंग्स अपने स्ट्रक्चर्स बना लिए। और क्योंकि जब सरकारी तौर पे इतने सारे स्ट्रक्चर्स बन रहे थे तो आम समाज ने भी फिर वहाँ पे होटल्स बनाए, वहाँ पे अपने रहने के लिए रिहायशी घर बनाए और वो बड़े बहुमंजिला इमारतें वहाँ पे बनाई। तो एक लैग तो ये था कि पूरी तरह से जो गवर्नमेंट है, और उसके बाद यहीं भी सरकार नहीं रुकी, सरकार ने इन सारी रिकमेंडेशंस को, साइंटिफिक रिकमेंडेशंस को एक कचरे के डब्बे में डाला और उन्होंने अपनी स्टडीज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, हैविंग बिग कंस्ट्रक्शन इन दीज एरियाज, तो इस तरह की रिकमेंडेशंस कभी रही नहीं साइंटिस्ट के द्वारा कि इस तरह के, हमेशा से साइंटिस्ट इसके अगेंस्ट बोलते रहे और उसके बाद भी हमने इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स यहाँ पे एस्टैब्लिश किए। तो आयुष, जैसा आप कह रहे हैं कि बार बार बताया गया और पूरी मतलब पुष्टि दी गई और पूरा मतलब एग्जाम्पल दिया गया कि क्यों ये जगह वल्नरेबल है, लेकिन आपने बताया कि सरकार की चूक इसमें हुई है। सरकार की तो गलती है ही, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आम इंसान की भी कोई चूक है या हमसे भी कोई गलती हुई है जिसका खामियाजा आज हमें जोशीमठ के रूप में भुगतना पड़ रहा है? देखिए, एक आम समाज आज के परिवेश में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आम समाज जो है वो अपनी सरकार की तरफ देखता है कि सरकार जो कह रही है, जो कर रही है, वही सबसे बेस्ट है। आम तौर पे हमने, चाहे आप जनरल उदाहरण ले लीजिए, हमें कोविड के बारे में सरकार ने कहा कि मास्क लगाना अनिवार्य है। करेक्ट। पूरा सभ्यता जो है वो फॉलो करती रही। हाँ। सरकार ने कहा कि भाई आपको इंजेक्शंस लगाने हैं कोविड के लिए, सबने फॉलो किया। करेक्ट। सभी ने फॉलो किया और क्योंकि गाइडलाइंस भी दी तो कुछ लोग ना चाहते हुए उनको फॉलो करना पड़ा, जिसको फ्लाई करना है एंड सो ऑन। तो आप ये देखिए कि एक सबसे बड़ा गाइडिंग पॉइंट जो है आम समाज के लिए वो एक सरकार है। अब सरकार ही अगर गलत रास्ते पे चल रही है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट अगर सरकार के पास साइंटिफिक रिकमेंडेशंस थी तो सरकार को ये चाहिए था कि उन साइंटिफिक रिकमेंडेशन का संज्ञान ले, उन पे असेसमेंट करे, समझे क्या किया जा सकता है, उसके लिए लोकल एक्सपर्ट्स को, लोकल बॉडीज़ को इन्वॉल्व करे और फिर एक राय बना करके उस पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को लाया जाए। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे सिर्फ विडंबना है, उत्तराखंड के अंदर मेजर टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं वो ज़्यादातर फेल्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की, उनको हम उत्तराखंड में ला करके स्थापित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आम समाज जो है वो, क्योंकि वो देखता है कि भाई हमारे, तो लोगों के मन में ये लगता है कि भाई अगर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहाँ आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ बनते हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट में जब बात कर रहा हूँ तो 2000, 3000, 5000 करोड़ की हम बात कर रहे हैं। ज़्यादा भार तो खैर दैट्स अ सेकेंडरी क्वेश्चन, बट प्राइमा फेसी अगर हम बात करें कि भाई जब बड़ा फंड की बात करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ज़्यादा लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए, और यही बात स्थापित होती है लोगों के मन में कि ये विकास है। जब ये बात लोगों के मन में विकास के तौर पे स्थापित हो जाती है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं आम समाज जो है इसको अपना आइडियल मान के चलता है कि विकास ऐसा दिखता है, तो जो सरकार का विकास जो सरकारी तौर पे पुश किया जा रहा है वो विकास वैसा दिखता है। तो आम समाज जो है वो क्योंकि उससे सीख रहा है तो उसके लिए विकास की जो परिभाषा है वो बन जाती है। जब विकास की परिभाषा वो बन जाती है तो आम समाज भी ये सोचता है कि आम तौर पे जो आज की डेट में जो साइंस है वो कहती है कि मिट्टी के घर जो है वो इंसुलेशन प्रूफ होते हैं, वहाँ पे बारिश अगर आती है उनके स्ट्रक्चर्स जो है वो काफ़ी अनस्टेबल होते हैं। आप हर जगह पे पहाड़ी क्षेत्रों में कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स पहाड़ी क्षेत्रों में
सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और ये काफ़ी सारी साइंस रिपोर्ट्स कह रही हैं। बट चूंकि हमारी दृष्टि में विकास जो है एक मिट्टी के मकान को तोड़ करके कंक्रीट का, सीमेंट पत्थर का मकान बनाना हमारे लिए विकास है, तो हम वही बनाना चाहते हैं। और आज की डेट में अगर कोई जानकार व्यक्ति जाकर के आम समाज से बात भी करता है कि भैया आप सीमेंट, मिट्टी के, पत्थर के मकान बनाने के बजाय आप एडोबी स्ट्रक्चर्स बनाएं, आप सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स से स्ट्रक्चर्स बनाएं, तो वो वहाँ पे विफल हो जाता है, वो फेल हो जाता है, क्योंकि आम समाज के दृष्टिकोण में विकास की परिभाषा अलग है। जो भी बात आप आयुष बता रहे हैं, या इस वक्त जो भी हम लोग जोशीमठ के बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं, ये टू बी वेरी फ्रैंक मुझे तो कहीं से ये प्राकृतिक आपदा नहीं लग रही है। बाकी मैं आयुष से भी कहना चाहूँगी, अभी बहुत सारे, क्योंकि अब दौरा स्टार्ट हो गया है, सभी बहुत सारे नेता, सरकारी मुलाजिम वहाँ पर आ रहे हैं, और ज़्यादा लोग यही कह रहे हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये क्या एक्चुअली में प्राकृतिक आपदा कहा जाना इसको सही रहेगा? इस सवाल का जवाब मैं चाहूँगा कि आप खुद दें। जब हम ये कह रहे हैं कि एक विकास का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, जो मॉडल है, वही फ्लॉड है, जब हम साइंटिफिक रिकमेंडेशन को मानने से इनकार कर दे रहे हैं, हम प्योर तरह से, अभी भी जो कमेटी वहाँ बनाई गई वो प्योर ब्यूरोक्रेटिक कमेटी है। हम ब्यूरोक्रेटिक कमेटी, ब्यूरोक्रेसी का काम एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना है, वो साइंटिफिकली रिकमेंड करना उनका काम नहीं है। तो पीपल हु आर इनकम्पिटेंट टू गिव साइंटिफिक गाइडेंस आर सेंट टू असेस एंड एनालाइज सम सिचुएशंस। तो ऐसी स्थिति में अगर आप साइंटिफिक व्यू पॉइंट्स को डेवलप करने की कोशिश करेंगे एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू पॉइंट से, तो एक तो बड़ी बात ये आती है कि ऐसे में जो ये विकास का जो मॉडल है वो कैसे इस्टेब्लिश होगा। तो अब बात आती है, आपदा प्राकृतिक है या एंथ्रोपोजेनिक है, मैन मेड है, एंथ्रोपोसीन जो है वो क्रिएट कर रही है। जब आपके पास एक उदाहरण है, वो ये कह रहा है कि आपने एज अ स्टेट बॉडी, एज अ स्टेट मैकेनिज्म, आपने साइंटिफिक रिकमेंडेशन को नज़रअंदाज करके ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लगाए जो कि वहाँ के लिए फिजिबल नहीं है, जो वहाँ काम नहीं कर सकते। तो प्राकृतिक आपदाओं का अपना एक रोल है, वो तो ऑलरेडी फ्रेजाइल, ऑलरेडी वुल्नरेबल एरियाज को और वुल्नरेबल क्रिएट करती है। ऐसा आपदाओं के बारे में बाय डिफॉल्ट स्टैब्लिश है। जब आप उनको ऐसा मौका देंगे, उन आपदाओं को ऐसा मौका देंगे, तो वो तो ऑब्वियसली आपको परेशान करेंगी। मगर आप बात कर रहे हैं मैन मेड है कि नहीं है, तो अगर मैन मेड, तो पूरी तरह से ये जो आपदाएं हैं इसमें प्योरली मैन मेड होने का कोई अंश दिखता नहीं है, क्योंकि मैन मेड डिजास्टर्स तब बन रहे हैं जब ये मैन मेड हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम लोग साइंटिफिक रिकमेंडेशंस को मानते नहीं हैं, हम लोग आम समाज को इन्वॉल्व नहीं करते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो किस तरह का विकास चाहते हैं, वो किसको विकास देखते हैं। तो उस व्यू पॉइंट पे हम लोग पूरी तरह से नेचुरल डिजास्टर्स के ऊपर निर्भर हो जाएं कि भाई यहाँ पे तो आपदाएं होती रहती हैं। अरे होती हैं, जब आपदाएं होती रहती हैं तो आप लोगों को, जब आप डिज़ाइन कर रहे थे, जब आप प्लान कर रहे थे, जब आप डीपीआर बना रहे थे, तब आपको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए था कि भाई यहाँ पे आपदाएं होती है, यहाँ पे इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए, सेंसिटिविटी आपको समझ में आनी चाहिए थी कि ये हाईली सेंसिटिव जोन्स हैं। तो जब सेंसिटिव जोन्स में प्लान और डिप्लॉय किए जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की जाती है प्रोजेक्ट्स की, तो उस जगह की धरातल की जो समझ है वो आपको पता होनी चाहिए, वहाँ की जियोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, वहाँ की हाइड्रोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। और कमाल की बात है, जो लोग, जो प्रोजेक्ट प्लानर्स इस तरह की बात कह रहे हैं कि ये मैन मेड डिजास्टर नहीं है, उनको सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आप किस बेसिस पे, किस आधार पे आप ये बातें कह पा रहे हैं कि ये मैन मेड नहीं है? आपके पास जितने भी गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं, आपकी गवर्नमेंट की रिपोर्ट, मिश्रा कमेटी वाज अ गवर्नमेंट रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में डैम्स के अध्ययन के लिए 2013 के केदारनाथ डिजास्टर्स के बाद एक एक्सपर्ट बॉडी कमिट की थी जी। एक्सपर्ट बॉडी की रिकमेंडेशंस थी कि इस तरह के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए। उन्होंने ये भी रिकमेंड किया था कि पूरे उत्तराखंड में, नॉट जस्ट दिस पार्ट। एक टाइम था उत्तराखंड के अंदर अराउंड 400 प्लस डैम्स वर प्लान्ड। कैन यू इमेजिन? 400 डैम्स वर प्लान्ड एंड दिस इज ऑन रिकॉर्ड। हम बात कर रहे हैं 400 डैम्स। आप इमेजिन नहीं कर सकते, आंख बंद करके सोचने की कोशिश करें, क्या आपके पास डैम्स को रन करने के लिए पर्याप्त पानी है? नहीं है, क्योंकि जब भी आप डैम बनाने गए हैं, पास्ट में रिकॉर्ड्स हैं, आप खंगाल के देखिए, कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो ये कह रही हैं, जहाँ डैम कंपनी खुद कह रही हैं
कि हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं है। जब आपके पास पानी नहीं है तो आप डैम्स कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? दूसरी चीज़, डैम्स इसलिए बनाए गए क्योंकि भारत को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत थी। आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी, भारत इज़ एज अ कंट्री वी आर सरप्लस इन इलेक्ट्रिसिटी। जी, सरप्लस इन इलेक्ट्रिसिटी इतना कि वी आर सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी टू डिफरेंट कंट्रीज अराउंड अस। करेक्ट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर है ट्रांसमिशन लॉसेस। अराउंड 40 to 43% ट्रांसमिशन लॉस हमारे भारत के अंदर हमने अनुमान लगाए हैं। हमने नहीं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत सारे ट्रांसमिशन एक्सपर्ट्स हैं, एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये अनुमान लगाए हैं। आमतौर पे ओपन डोमेन्स में ये रिपोर्ट्स पड़ी हैं, आप जाके देख सकते हैं। ट्रांसमिशन लॉस को डील करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए आपने कितने कदम उठाए एज अ गवर्नमेंट? नन। ट्रांसमिशन लॉस को डील करने के लिए एक साधारण कदम आपने उठाना था। वो साधारण कदम ये था कि आपने लोकल एनर्जी प्रोडक्शन और लोकल एनर्जी सप्लाई करना था। बट आप चाहते हैं कि उत्तराखंड बिजली बनाए और उत्तराखंड की बिजली जो है दिल्ली वाले, गाजियाबाद वाले का लुत्फ उठाएं। आपका टिहरी डैम की टोटल कैपेसिटी इंक्लूडिंग द कोडेश्वर प्लांट अराउंड 3500 मेगावाट है। पिछले 2005 से जब से वो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, आज हम 17 साल हो गए, अभी भी वो फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से सप्लाई और डिमांड पे काम करती है। तो जब डिमांड ही नहीं है तो आप क्यों इतने सारे डैम बनाना चाहते हैं? कुछ अभी लास्ट ईयर 2021 में ऋषि गंगा परियोजना रैनी में जो आपदा आई जी, वहाँ पे वो प्रोजेक्ट 3 बार डिसमेंटल हो चुका है, डैमेज हो चुका मैं है। आयुष आपसे यही पूछने वाली थी कि जो लोग कह रहे हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है, तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता ना। आप टिहरी डैम बना रहे थे, पूरी टिहरी ढह गई। केदारनाथ में बार बार चेतावनी दी गई थी कि वो एरिया इस वक्त वल्नरेबल है, वहाँ रैनी गांव का एग्जाम्पल। तो ये सिर्फ महज इत्तेफाक नहीं है ना कि जब भी कोई प्रोजेक्ट सो कॉल्ड विकास हो रहा होता है वहीं पर नेचुरल डिजास्टर हो जाए, ये सिर्फ कोइंसिडेंट तो नहीं है ना कि अच्छा हो सकता है ऐसे ही हो गया, या हो सकता है भाई पहाड़ तो वल्नरेबल ही है इसलिए ढह गया। आपको लिए चलता हूँ, टिहरी की आपने बात कही। टिहरी का जो क्षेत्र है जो जलमग्न है, उसके ऊपर जितने भी गांव हैं, चाहे नया टिहरी टाउन, चाहे चंबा टाउन, चाहे आसपास के जितने भी छोटे बड़े गांव हैं, प्रताप नगर और कीर्ति नगर, इन तमाम तरह के जितने भी टाउन्स हैं जो कि उस लेक के इर्द गिर्द बसे हैं, उन घरों में आप जाके देखिए, उन घरों में भी दरारें हैं। उन घरों में दरारें हैं, साथ साथ उनकी खेती बंजर हो गई है। वहाँ पे अब जो पहले टिहरी डैम से पहले जो खेत में उनके एग्रीकल्चर फार्म्स होते थे, उनकी क्रॉप्स जो निकलती थी, आज क्रॉप्स नहीं निकाल पा रहे हैं उस तरह से। दैट मीन्स ये विकास जो है, ये विकास नहीं है। बिल्कुल। और आपकी बात से मैं ये भी समझ रही हूँ कि जैसे आपने टिहरी का एग्जाम्पल दिया कि जब आप विस्थापित भी करते हो उस जगह को, तो वो उस तरीके की ज़मीन नहीं रह पाती जैसा कि एक व्यापार के लिए या फिर रहने के लिए होनी चाहिए।